हम देख रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल में से हमारे पास दो टाइप के साइकिल्स हैं, एक है हमारे पास गैसियस और दूसरा हमारे पास है सेडिमेंट्री। गैसियस में से हमने लास्ट जो कर लिया दैट इज कार्बन साइकिल। तो इसमें कार्बन साइकिल कंप्लीट है। हाइड्रोलॉजिकल तो हमने कर लिया, ऐसा समझने वाला ही था, दैट इज वाटर साइकिल। और तीसरा हमारे पास जो है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं, प्लांट्स को, सबको नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन की मात्रा अगर आपके मिट्टी में, सॉइल में कम है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा उसमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, मैन्योर डालना पड़ता है। नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते प्लांट्स, उसको फिक्स करना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहते हैं ना। उसके लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि मिट्टी में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। उनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज। मल्टीपल हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। राइजोबियम तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं जिनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे तो दो ही साइकिल है हमारे पास, एक है सल्फर और दूसरा फास्फोरस। तो अगेन इतना ही डिवीजन काफी है कल की क्लास के लिए। इससे पहले हमने लास्ट पिछले वीक का जो था कल कर लिया था पूरा का पूरा रिवीजन। अभी हमने जो करना है आज दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। हेडिंग डालिए नाइट्रोजन साइकिल। गुड मॉर्निंग। नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन अगर आप देखें एटमॉस्फेयर में, जब हम गैसेस की कंपोजिशन देखते हैं, तो वायुमंडल में अगर हम देखें गैसेस कितनी ज्यादा पाई जाती है, तो एटमॉस्फेयर में लगभग सबसे ज्यादा जो आपका कंपोनेंट है, अमाउंट है दैट इज 78% नाइट्रोजन का ही है। नाइट्रोजन आपका जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, आपका एटमॉस्फेयर है, उसको एक टाइप से टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं। टेम्परेचर की जो मेंटेनेंस है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस जो है, मतलब एक ताप आपका सामान्य तापमान बना रहे, बैलेंस टेम्परेचर बना रहे, उसके लिए काफी हेल्प करता है। नाइट्रोजन के बारे में कुछ एक बातें लिखनी पड़ेंगी। जो चीज ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, उसको कहते हैं हम अबंडेंसी, है ना, अबंडेंट है। अब लिखिए नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट, नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere. Nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, and it is one of the limiting gas, and it is one of the limiting gas, it is one of the limiting gas. It cannot be, because it cannot be used by the living organisms directly. So nitrogen is abundant gas in the atmosphere, and it is one of the limiting gas because it cannot be directly taken up by the, or used by the living organisms, तो सिंपल इसमें हमने यही लिखा, जितना भी आप सेंटेंस अब तक लिख रहे हैं, लाइंस लिख रहे हैं, इसमें हमने ये लिखा कि नाइट्रोजन जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपके वायुमंडल में पाई जाती है। ऑल्सो ये लिमिटेड अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी, लिमिटिंग गैस है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है तो उसके सर्वाइवल के लिए ये एक लिमिटिंग गैस है। जैसे हमने देखा था बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स में, लिमिटिंग एजेंट्स जो है वो बायोटिक, जितने भी आपके चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे फ्लोरा फाना है, उसकी सर्वाइवल या उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। उसमें हम देखें तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक टाइप से लिमिटिंग गैस है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। नेक्स्ट लिखिए नाइट्रोजन को अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है N2 भी लिख सकते हैं।
राइट, क्योंकि अगर आप साइंस या इन्वायरमेंट लिख रहे हैं तो वहां पे अगर N2 भी डायरेक्ट लिख देंगे तो वहां पे जो आपका एग्जाम चेक कर रहा हो ज्यादातर थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से, तो उसको N2 से कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं बोलेगा आपको कि आपने शॉर्टकट यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहे हैं, अगर साइंस एंड टेक में डायरेक्टली लिखिए CO2, अगर आपको मालूम है तो, है ना। जैसे नॉन साइंस बैकग्राउंड से है तो आदत पड़ी होती है कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखने की, बट ट्राई करिए कि वहां पे N2 CO2 नाइट्रस ऑक्साइड से N2O लिख दो। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि ये इसको कहते क्या है ना, एब्रीविएशन वहां पे यूज कर सकते हैं। अब आप लिख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी का या पॉलिटी का पेपर, वहां पे आप CO2 लिख रहे हैं तो वो वहां पे मतलब अच्छा नहीं लगता। सो नेक्स्ट लिखिए N2 या नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, इसको अंडरलाइन करिए, नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, which means it must be converted into, nitrogen needs to be fixed, which means it needs to be converted into ammonia. It needs to be converted into ammonia. NH4 होता है। NH3 होता है, NH4 होता है, नहीं NH4 अमोनियम होता है, NH3 अमोनिया। NH3 सोच लो, वो अमोनियम आयन है, दिस इज मॉलिक्यूल NH3। एक मिनट, फिर नाइट्राइट्स, एक मिनट दोबारा रिपीट करते हैं। नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड बिकॉज which means it must be converted into ammonia, nitrites and nitrates, ammonia, nitrates and nitrates। सो आप डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते, नाइट्रोजन को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है पहले अमोनिया में, मतलब डिपेंडिंग अपॉन जिसको अमोनिया चाहिए उसके लिए अमोनिया में कन्वर्ट करिए, फिर नाइट्राइट्स में, देन नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स, बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स, बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स, बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाय द प्लांट्स। सो सिंपल ये लिखा कि नाइट्रोजन जो है अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, बट उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको चेंज करना पड़ता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में, फिर तीसरे रूप में। अब डिपेंड करता है कि किसी प्लांट को अमोनिया डायरेक्ट चाहिए तो NH3 की फॉर्म में, किसी को नाइट्राइट्स, किसी को नाइट्रेट्स की फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी ये इसको यूज कर पाएंगे, डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन विल अकर Nitrogen fixation will occur in the artificial and natural environments. Nitrogen fixation will occur in natural and artificial environments. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीकों से होता है, एक है नेचुरल, एक प्राकृतिक है, दूसरा आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड है, मानव जनित है। सो दो तरीकों से नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फुल स्टॉप। इन द नेचुरल इन्वायरमेंट it occurs by the process of, in the natural environment it occurs by the process of lightning and thunder. In the natural environment it occurs in the form of, it occurs by the process of lightning and thunder. It occurs by lightning and thunder, or by the microorganisms, or by the
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंपली कह रहे हैं कि अगर प्राकृतिक रूप से या नेचुरल तरीके से अगर कभी नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है, सो ये लाइटनिंग एंड थंडर की फॉर्म में होगी, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स कुछ एक स्पेसिफिक बैक्टीरियाज हैं जो कि इसको कन्वर्ट करेंगे एक फॉर्म से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में। नेक्स्ट लिखिए, इन द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल बताइए, आपको डायरेक्ट फर्टिलाइजर डाल दीजिए। इन द आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इट इज कैरिड out by the, in the artificial environment it is carried out by the fertilizer industry. In the artificial environment it is carried out by the artificial environment it is carried out by the fertilizers industry. तो fertilizers को हम यूज करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फर्टिलाइजर है, एक पेस्टिसाइड है, एक मिनट चलो, और एक इंसेक्टिसाइड है। अब अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे बताइए कि आउट ऑफ 3 कौन सा सबसे ज्यादा हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा है? दोनों ही, यस, दोनों ही हार्मफुल हैं। फर्टिलाइजर्स हार्मफुल नहीं होते, ये हार्मफुल तब होंगे जब इनको आप थोड़ी क्वांटिटी से ज्यादा डाल देंगे, बट हार्मफुल भी नहीं होंगे। हार्मफुल इन द सेंस बीमारी कोई नहीं फैलाएंगे, बट सॉइल के लिए खराब है ना, क्योंकि सॉइल में ज्यादा मात्रा खराब रहेगी। बट इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड दे आर टोटली केमिकल्स, ये केमिकल है जिसको हम कहते हैं कीटनाशक, और दूसरा इंसेक्टिसाइड को क्या कहते हैं, ये भी कीटनाशक ही होता है, सेम बात है। सो दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा हार्मफुल है। तो एग्जाम में कभी लिख रखा हो तो फर्टिलाइजर को आपने साइड कर देना कि ये फर्टिलाइजर नहीं करता है, बट ये ज्यादा हार्मफुल है। जैसे एंडोसल्फान वगैरह हमने पढ़े थे, ये सारे खतरनाक है, सल्फान भी कहते हैं जैसे। तो एक हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे फ्लो चार्ट। नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट्स, देन नाइट्रेट्स, अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स। उसके बाद इसका हमने, अब जब ये अमोनिया है, देन नाइट्राइट्स है, देन नाइट्रेट्स है, फिर इसको यूज करेंगे प्लांट्स। प्लांट्स के बाद क्या बनाएगा इसका? ग्लूकोज नहीं, और सोचिए, और सोचिए। हाँ जी, नाइट्रेट्स सिंपल समझिए, एक पौधा है, फॉर एग्जांपल चना है, चना है ना, या फिर चिक पीस, या फिर काउ पीस, बहुत सारे आते हैं, या फिर जैसे आपकी फलियों वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं। सो पहले प्लांट ने अपनी ग्रोथ की, फिर आपने प्लांट को खाया, फिर आप प्लांट से क्या चाहते हैं? प्लांट से आपको 3 चीजें चाहिए होती है ऑब्वियसली, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये 3। तो मुझे बताइए अमोनिया क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन्स, सिंपल। सो प्लांट्स के बाद लिखिए अमाइनो एसिड्स which are the building blocks of proteins. प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को कौन लेगा? सिंपल सी बात है, एनिमल ही खाएगा। तो मैं एनिमल नहीं लिख रहा हूं इस पे, सिंपल समझिए कि यहां तक एनिमल मीन्स ह्यूमन भी एनिमल ही है, पर हम सोशल एनिमल हैं सोशल कि नहीं है? सोशल हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट इज वाई सामाजिक जानवर हैं हम, सामाजिक जानवर है एनिमल। हाँ सच में
सो प्लांट से फिर ये जो जाएगा कहाँ जाएगा, प्लांट से कहाँ जाएगा, अगेन जो एक्स्ट्रा होगा वो सॉइल में। अब अगेन यहाँ पे एनिमल लिख ही देते हैं, अगेन वही एनिमल अगर डिकम्पोज होगा अगेन सॉइल में, फिर सॉइल से ये नाइट्रोजन सीधा एयर में, एटमॉस्फेयर में। सो दिस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। दिस इज डीनाइट्रिफिकेशन। जहां से नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है दैट इज नाइट्रिफिकेशन। एग्जाम में अगर आप ऐसे ही बना देंगे ना मार्क्स मिल जाएंगे। अल्टीमेटली एग्जामिनर को पता चल चुका है कि अगर ये फ्लो चार्ट बना रहा है या बना रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि नाइट्रोजन को अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स, फिर देन प्लांट्स कंज्यूम करेंगे, प्लांट से वो प्लांट्स खुद अमाइनो एसिड्स बनाएंगे। दीज अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स विल बी टेकन अप बाय द एनिमल्स एंड लेटर ऑन व्हेनेवर एनिमल विल अनफॉर्चुनेटली डाई, अल्टीमेटली ये सॉइल में जाएगा। अगेन प्लांट की पास अगर एक्सेस में है तो अगेन सॉइल में जाएगा क्योंकि दे आर इंटरकनेक्टेड। अब सॉइल से दोबारा ये डीनाइट्रीफाइंग होके कहां जाएगा, एयर में, एटमॉस्फेयर में ही जाएगा। तो दिस इज वाई, इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज गैसियस साइकिल। पायरोलिसिस ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट बनाना इजी रहता है। हो गया ये, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट। अच्छा बना रहे पीछे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही संजना, पेस्टिसाइड ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी नजर है आपके चैट बॉक्स के ऊपर, कहीं पे इशू आए तो प्लीज आपने बताते रहना है। फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। किरणजीत, संजना, रितु रानी, संतोष। तो आपने टेस्ट देना है। टेस्ट में भी आजकल जितने भी मार्क्स आपके आया करेंगे, टॉप परफॉर्मर जो होगा, टॉप परफॉर्मर 3 जो होंगे, जो सीट्स पे होंगे बहुत अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया होगा, उनका पेपर सबके साथ शेयर किया जाएगा सो दैट आपको पता लगता रहे, है ना, कि किसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। प्रतिस्पर्धा आपके बीच जागृत रहे, उसी के लिए ये एक्टिविटी की जा रही है, ताकि आप कंपटीशन की भावना को जिंदा रखें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा आंसर लिखने की कोशिश करें। और आंसर मैंने आपको बताया सिर्फ 2 पेज यूज करिए, पर अच्छे से यूज करिए। जैसे कि ये प्रॉपर इसमें बना रखा है, मैक्सिमम मार्क्स 8, मतलब एक्सीलेंट जो मिलेगा वो 8 आउट ऑफ 15 या फिर 7, एवरेज 5 to 6, इतने मार्क्स तो सभी ले ही लेते हैं। और जो 3 या 4 पे अटक गए हैं उनको फिर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 3-4 मार्क्स लेने वाले भी हैं, पर अभी मेरे को नाम नहीं पता उनके। थैंक यू आकाशदीप। आगे लिखिए स्टेप नंबर 1। पहला क्या था, सिंपल। इसको भी एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, पर आपने उसको ऐड नहीं करना प्लीज, जो मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं। नाइट्रोजन से अगर अमोनिया बनाना है तो यहाँ पे बैक्टीरिया यूज किया जाएगा। फिर अमोनिया से नाइट्राइट्स बनाना है, अगेन यहाँ पे बैक्टीरिया यूज किया जाएगा। एंड देन नाइट्राइट से भी आगे बैक्टीरिया। अगेन सॉइल से फिर इसके लिए एक बैक्टीरिया यूज किया जाएगा सो दैट ये इसको कन्वर्ट कर सके, डीनाइट्रीफाइंग कर सके। सो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया यूज होते हैं, स्टेप 1, 2, 3। देन आगे आप देखेंगे स्टेप्स वाइज। तो आप लिखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, इसमें लिखिए नाइट्रोजन टू अमोनिया। फर्स्ट स्टेप में है नाइट्रोजन टू अमोनिया।
इसमें हमने इसको नाइट्रोजन से अमोनिया में कन्वर्ट करना है। बैक्टीरिया जो है आपके पास 3 प्रकार के हैं। एक आपके पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एक आपके लेगुमिनस प्लांट्स में होता है, नेक्स्ट है आपके पास साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं। सो पहले आप यहाँ पे इसको मेंशन कर ही लीजिए। बैक्टीरिया 3 प्रकार के हैं। एक है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, दूसरा है बैक्टीरिया इन दी बैक्टीरियाज इन द रूट नोड्यूल्स और इन दी लेगुमिनस प्लांट्स। बैक्टीरिया इन दी लेगुमिनस प्लांट्स। नेक्स्ट है आपके पास साइनोबैक्टीरिया, ब्रैकेट में ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरित शैवाल। सो ये है आपके पास 3 टाइप के बैक्टीरिया। पहला बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, जो कि सॉइल में डायरेक्टली इजीली मिल जाता है। दूसरा बैक्टीरिया है जो कि कुछ एक लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, लेगुमिनस मतलब फलीदार, है ना, जिनमें फलियां होती हैं, ऐसे प्लांट्स, उनमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। जैसे कि मटर है ना, जैसे आपके पास चना है, ब्लैक ग्राम है, व्हाइट ग्राम है, डिफरेंट टाइप के आपके पास मतलब दालें हैं जो कि फलियों वाली हैं। उनको अगर आप यूज करते हैं सो वो पूरे के पूरे उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है आपकी सॉइल में। फिर नेक्स्ट है आपके पास साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मींस ये पानी के नीचे पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। ये ओशन में हो सकता है, सी में हो सकता है, लेक में हो सकता है। सो ये ज्यादातर पानी में पाया जाएगा। तो स्टेप 1 में आप लिखिए, स्टेप 1 में लिखिए नाइट्रोजन टू अमोनिया में, दिस इज डन बाय द नाइट्रोजन फिक्सर्स। दिस इज डन बाय द नाइट्रोजन fixers. This is done by the nitrogen fixers, which are microorganisms. So nitrogen से अमोनिया कौन करता है चेंज? नाइट्रोजन फिक्सर्स, and which are known as microorganisms, comma, which are divided into. This is done by nitrogen fixers, which are known as microorganisms and which are divided into, ये लिख लीजिए, free living bacteria, first point, which are free living bacteria. Second, bacteria in the root nodules or leguminous plants, and third is cyanobacteria or blue-green algae. So this is done by nitrogen fixers, which are known as microorganisms, which are divided into free living bacteria, and आगे आपने ये पॉइंट्स लिख लेने हैं। अब लिखिए नाइट्रोजन टू अमोनिया कन्वर्जन। फास्ट हो रहा तो बता दो, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, मेरी आदत है जल्दी जल्दी निपटाने वाली, जल्दी जल्दी बोले, जल्दी जल्दी लिखाएं। तो जहां पे आपको लगे कि स्पीड ज्यादा है तो वहां बोल सकते हैं। चलिए लिख लो, आराम से लिख लो। हाँ जी, एजेटोबैक्टर भी आता है, एसेटोबैक्टर भी कहते हैं इसको। पीडीएफ मिल सकता है पहली क्लास का? नहीं, अभी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा एंड ऑफ द सेशन, जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद पीडीएफ मिलेगा। ये इसलिए था कि आप क्लास आए, नोट्स बनाएं, है ना, एक दूसरे से मांगते रहें। अगर पीडीएफ मिल गई फिर नहीं आएंगे, फिर बहुत कम आते हैं। इसको हटा दें। अब आप लिखिए नाइट्रोजन टू अमोनिया कन्वर्जन। Nitrogen to ammonia conversion is
done by free living bacteria. Nitrogen to ammonia conversion is done by free living bacteria. Free living bacteria. In aerobic and anaerobic processes. In aerobic and anaerobic processes. So नाइट्रोजन से अमोनिया में जो कन्वर्जन होता है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया करता है, जिसमें एक एरोबिक प्रोसेस है, एक एनारोबिक। एक में ऑक्सीजन अवेलेबल है और एक में ऑक्सीजन एब्सेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, एक में ऑक्सीजन होती है। अब एरोबिक में लिखिए, दो हैं एरोबिक। कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं? एज़ेटोबैक्टर और दूसरा है वेंजीमिकिया। थोड़े से नाम इनके डिफिकल्ट हैं, बट फिर भी आपको याद रखना है। एरोबिक में आता है एज़ेटोबैक्टर। कई जगह पे इसको एसेटोबैक्टर में लिखा होता है, मतलब जेड की जगह सी भी होगा। एसेटोबैक्टर या एज़ेटोबैक्टर लिखा होता है, पर मैक्सिमम जगह पे एज़ेटोबैक्टर है। क्लास रिकॉर्ड होती है जी, यूट्यूब पे है, सबर फाउंडेशन पंजाब, उसके यूट्यूब चैनल पे है। 12 लेक्चर्स हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे वीकेंड पे। दूसरा लिखिए एनारोबिक। एनारोबिक, इसमें पहला है आपके पास, नाम देख रहे हो, क्लोस्ट्रोडियम। क्लोस्ट्रोडियम ये एनारोबिक है, मींस ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और पहले वाले जो हैं वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बैक्टीरिया को। कुछ एक एनारोबिक है। नेक्स्ट है रोडो, ROHODO, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। रोडो स्पिरुलियम, मतलब इसका स्पेलिंग थोड़ा सा, अरे एक मिनट, स्पिरुलियम, रोडो स्पिरुलियम। सो ये दो प्रकार के आपके पास एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। कहीं पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, कहीं पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि नाइट्रोजन टू अमोनिया कन्वर्जन में कौन से एरोबिक है, कौन से एनारोबिक है, मान लो चारों ही ऑप्शन है ना, या फिर यहां से दो ऑप्शन है, वहां से एक उठा लिया, एक कुछ और डाल दिया, तो आपको वहां से इसको डिटेक्ट करना है कि कौन से यूज किए जाते हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन टू अमोनिया जब आप कन्वर्जन करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज के नाम दे देंगे कि इनमें से एरोबिक कौन सा है। तो एरोबिक आपको याद होने चाहिए, एंड एनारोबिक भी याद होने चाहिए, सो दैट आप इजीली वहां से डिटेक्ट कर पाए, एलिमिनेट कर पाए क्वेश्चंस को। ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, फिर आप परेशान होते हैं उसमें। अब आगे इसके बाद आप ना पैराग्राफ स्टार्ट करिए एक, जहां पे ये कंप्लीट हो उसके बाद लिखिए they are also found in the symbiotic association. They are also found with the symbiotic association. पहला तो आपने लिख लिया कि एरोबिक एंड एनारोबिक होते हैं फ्री लिविंग। अब दूसरा जो आपने पॉइंट लिखा था लेगुमिनस प्लांट्स के लिए या फिर रूट नोड्यूल्स के लिए, तो ये सेकंड स्टेप लिख रहे हैं आप। तो अगर आपको मेंशन करना है स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 भी लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप है ये, इसमें लिखिए दे आर ऑल्सो फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट नोड्यूल्स ऑफ leguminous plants. They are also found in symbiotic association of root nodules of leguminous plants. Leguminous plants means फलीदार पौधे जिसमें फलियां होती हैं।
leguminous plants, that is rhizobium, तो ये तो क्लास 7th में भी पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी क्लास 7th उसमें है राइजोबियम, फुल स्टॉप। सम ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये स्टेप नंबर 3 है, सॉरी मैं बता नहीं रहा हूं आपको बीच बीच में। राइजोबियम के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज स्टेप नंबर 3। सम ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, some of the nitrogen fixing bacteria are also present found in the ocean along with blue green algae, also they are found in the nostoc, Anabaena and spirulina. डिफरेंट नेम्स, परेशान करने वाले नेम्स। समंदर के नीचे या सी के नीचे ये ब्लू ग्रीन एल्गी की फॉर्म में मिलते हैं, नॉस्टक की फॉर्म में मिलते हैं, एनाबेना की फॉर्म में मिलते हैं एंड स्पिरुलिना की फॉर्म में मिलते हैं। दीज आर दी मरीन प्लांट्स जिसमें ये पाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक्वाटिक फूड चेन में पाए जाने वाले नॉस्टक, एनाबेना और स्पिरुलिना। इसमें आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज होने वाले बैक्टीरियाज मिलते हैं। इनके पास ये बैक्टीरियाज आपको देखने को मिलेंगे इन दी ओशियन फूड चेन। है ये भी एक टाइप से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर सिंपल कह सकते हैं ये भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी का ही टाइप से, बट इनके नेम अलग अलग है, तो याद रखने हैं, या नेम एग्जाम तक आपको याद रखने हैं। अब आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अब सिंपल कहानी शुरू होती है कि हमने बना दिया अमोनिया, राइट। अब लिखिए अमोनिया, दिस अमोनिया कैन बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स, दिस अमोनिया कैन बी टेकन directly by the plants, or it needs to be converted into, this ammonia can be directly taken up by the plants, or it needs to be converted into nitrites, by the bacteria called, this ammonia can be directly taken up by the plants, or it needs to be converted into nitrites by the bacteria called nitrosomonas। तो कह रहे हैं कि जितना आपने नाइट्रोजन से अमोनिया बनाया पहले 3 स्टेप्स में, इसमें पौधे उस अमोनिया को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं यूज कर पा रहे हैं तो उसको फर्दर आपने कन्वर्ट कर देना है नाइट्राइट्स में। और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप जो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, एक और नाम भी है इसका, भी लिख लीजिए, COCCUS, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस। अगेन अभी नाइट्राइट्स को भी कहीं यूज कर पाएंगे, कहीं नहीं यूज कर पाएंगे, तो और ज्यादा सिंपल बनाने के लिए नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में लेके जाना है। तो आप लिखिए
फुल स्टॉप के बाद दीज नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स, these nitrates are converted into nitrates by the bacteria known as nitrovector. So these nitrates are converted into nitrates by the bacteria known as nitrovector. तो यहाँ पे आपने पहले देखा कि नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है इन दी एटमॉस्फेयर। इसी एटमॉस्फेयर से पाई जाने वाली ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है, इसको प्लांट्स को यूज करना है, एनिमल्स को यूज करना है, इवन सॉइल को भी यूज करना है। अब इस सॉइल में इस नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते और इस नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है प्लांट्स को सप्लाई करने के लिए। अब इसके लिए कुछ एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के आपके नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि सबसे पहले नाइट्रोजन का एक मिनट देखिए, ये फ्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट। हमारे पास एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नाइट्रोजन अवेलेबल है। इस नाइट्रोजन को हमने अमोनिया में कन्वर्ट करना है, देन नाइट्राइट्स में, फिर नाइट्रेट्स में, प्लांट्स तक पहुंचेगा। प्लांट्स उसको अमाइनो एसिड या प्रोटीन में तब्दील करेंगे। अब एनिमल्स इसको कंज्यूम करेंगे। आफ्टर जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, एनिमल्स की डेथ के बाद ये सॉइल में जाएगा। सॉइल से अगेन ये वापस नाइट्रोजन एयर में जाएगी या फिर एटमॉस्फेयर में जाएगी। अगेन प्लांट से भी ये सॉइल में जाएगी एंड सॉइल से देन अगेन नाइट्रोजन आपके पास एयर में आएगा। अब हमने शुरुआत की स्टेप नंबर फर्स्ट से कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमें फिक्स करना पड़ता है। कुछ प्लांट्स इसको अमोनिया की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ नाइट्राइट की फॉर्म में, कुछ नाइट्रेट की फॉर्म में। 3 फॉर्म्स हैं अमोनिया की। सबसे पहले हमने देखा कि इसके लिए हमें चाहिए हेल्प किसकी, बैक्टीरिया की। 2 मेथड्स हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के, या तो आर्टिफिशियली कर लीजिए या नेचुरल मेथड में करिए। नेचुरल में हमने देखा कि बैक्टीरिया ये प्रोसेस करते हैं या फिर लाइटनिंग और थंडर ये काम करता है। उसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल में डायरेक्ट है कि आप डायरेक्टली ऊपर से एक्सटर्नल आप ऊपर से फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। बैक्टीरिया हमने देखे कि कितने टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, चाहे अमोनिया में करें, नाइट्राइट में करें या नाइट्रेट में करें। हमने पहले देखा कि एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में अवेलेबल रहता है। कुछ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, मतलब फलीदार पौधों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि पानी में अवेलेबल रहती है, जिसको आप शैवाल कहते हैं, काई कहते हैं, डिफरेंट टाइप की होती है ये। अब इसमें हमने 3 नाम लिखे हैं आगे। पहले स्टेप में हमने देखा कि नाइट्रोजन से अगर आपको अमोनिया कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। अब ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के, एक है आपके पास एरोबिक, एक है एनारोबिक। तो एक बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, एक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करता है। अब हमने इसमें इनके नाम भी लिख लिए कि एरोबिक में आपके पास एजेटोबैक्टर है या वेंजीमिकिया है, जो कि एरोबिक फॉर्म में नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अगेन आपके पास एनारोबिक जो बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रोडियम है और रोडोस्पिरुलियम है, जो कि आपके नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट था जहां पे आप फ्री लिविंग बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में हमने देखा कि कुछ एक बैक्टीरिया जो कि स्पेसिफिकली फलीदार पौधों में ही पाए जाते हैं, उनके रूट्स में पाए जाते हैं, रूट्स के नीचे, उनकी जड़ों के नीचे पाए जाते हैं, तो उसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब इन रूट नोड्यूल में पाए जाने वाले जितने भी आपके बैक्टीरियाज हैं वो आपकी प्लांट्स में से प्लांट्स में आपको जो है नाइट्राइट की फॉर्म में या फिर अमोनिया की फॉर्म में यहाँ पे नाइट्रोजन आपको प्रोवाइड करेगा, और उसका जो बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम। नेक्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, अगर ओशन है, सी सरफेस है या फिर आपके पास लेक है, पोंड है, वहां पे जितने भी ये छोटे प्लांट्स हैं जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, या फिर समंदर में पाए जाने वाले सी या ओशन में नॉस्टोक, एनावेना एंड स्पिरुलिना, ये आपके जितने भी नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, राइट। अगर आपको अमोनिया को, फॉर एग्जांपल, अगर अमोनिया तक कोई प्लांट अमोनिया अगर उसको कंज्यूम कर रहा है, अमोनिया नहीं कंज्यूम करता, कुछ एक प्लांट नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स को यूज करते हैं, तो अगेन आपको अमोनिया को आगे फर्दर कन्वर्ट करते जाना है, कन्वर्जन इसकी करनी है। सो नाइट्राइट्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो नाइट्रोसोमोनास आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसका दूसरा नाम है नाइट्रोकोकस,
ये अमोनिया को नाइट्राइट्स में तब्दील करेगा, बदलेगा। और नेक्स्ट आपको अगर नाइट्राइट्स को भी नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास नाइट्रोवेक्टर है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चल रहा है। मींस बैक्टीरिया के नाम याद होने चाहिए फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट तक। और 3 टाइप के बैक्टीरिया है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हरविंदर कौर आपको बिल्कुल क्लियर है? पुरविंदर, संतोष, आकाशदीप, शशि रानी या संजना, नवनीत, बहुत सारे 33 स्टूडेंट्स हैं। ओके जी, थैंक यू। अब कर दिया सारा का सारा, नाइट्रोजन को अमोनिया भी बना दिया, नाइट्राइट भी बना दिया, नाइट्रेट्स भी बना दिया। अब पोषण शुरू हो जाएगा, मींस न्यूट्रिएंट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट लाइन लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके, these nitrates are then 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 absorbed by the plants. These nitrates are then absorbed by the plants and they form amino acids. They form amino acids which are the building blocks of the proteins. Which are the building blocks of the protein. तो सिंपली कह रहे हैं, अब आपने नाइट्रोजन को 3 तरीकों से, 3 फॉर्म्स में, 3 रूपों में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्जन के बाद अब कोई प्लांट जिसको अमोनिया चाहिए अमोनिया ले सकता है, जिसको नाइट्राइट चाहिए नाइट्राइट्स, और जिसको नाइट्रेट चाहिए नाइट्रेट्स। तो अपनी कंजम्पशन के लिए आप मतलब तीनों फॉर्म में इसको यूज कर सकता है। अब प्लांट्स का काम क्या है? प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी आपके नाइट्राइट्स है, नाइट्रेट्स हैं या अमोनिया है, उसको आगे वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अमाइनो एसिड्स जो हैं आगे चलकर फर्दर प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। अब इन प्रोटीन्स को कौन लेगा? वी आर दी कंज्यूमर्स। हमें चाहिए होता है प्रोटीन, इसलिए हम खाते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल डब्बा आता है आजकल प्रोटीन का, बट वो आर्टिफिशियल है। बट आप अपने फूड आइटम्स में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स हैं जिनके थ्रू आपको प्रॉपर, फॉर एग्जांपल सोयाबीन है ना, फलीदार है, आपके पास किडनी बीन है, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, राजमा। सबका फेवरेट होता है राजमा, राइस है ना। उसके अलावा फिर ब्लैक चना है, व्हाइट चना है, काबुली चना जिसे कहते हैं। इन सब में आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। सो अब हमने डीनाइट्रिफिकेशन करना है। सो हेडिंग डालिए, हेडिंग में डालिए। अभी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? 10 मैसेजेस आए। क्लियर 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 क्लियर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है? ये क्वेश्चन राइज हुआ है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहां पे तो आपके पास ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बिकॉज फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। अगर एक सर्वाइव नहीं करेगा दूसरा भी सर्वाइव नहीं करेगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसे कहते हैं सहजीवी संबंध। मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का ये एक टाइप से एसोसिएशन है, मतलब संबंध है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर देयर सर्वाइवल। अगर एक भी इसमें से वीक होता है या फिर सर्वाइव नहीं कर पाता तो दूसरा भी एंड कर जाएगा खुद को। अब आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मुझे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देंगे, तब तक मैं आगे देखता हूं कि करना क्या है। नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स गिवन बाय द डेथ एंड डीके। पानी पानी 2 गिलास देना पानी।
सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मैंने आपको कराया है, सोचिए। फंगस, फंजाई एंड, अब बताओ खुद ही। फंगस भी बता दिया मैंने। पैरासाइट्स तो है ही है, पैरासाइट्स तो डिपेंड करते ही हैं। पैरासाइट्स की तो लाइफ ही यही है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना। एल्गी एंड फंजाई है ऐसा, तो सोचो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बच्चे बहुत ज्यादा हो गए। आज की दिन तारीख है, नोटिफिकेशन आया है आपका, राइट, कल है ना। 979 वैकेंसी यूपीएससी में, 322 वैकेंसी पीसीएस में, है ना। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अब देखो 979 मतलब तीसरे हिस्सा मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट में 322, राइट। तो उसके लिए तैयारी करिए अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो साथ साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वायरमेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ में करते जाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम क्लियर करने का सबसे इजी तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आया है, उस पर 4 ऑप्शंस हैं। आपने सिर्फ, आप हमेशा क्या करते हैं, जो सही ऑप्शन होता है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते, तीनों को छोड़ देते हैं। एग्जामिनर आपके साथ क्या खेल करता है कि जो 3 गलत ऑप्शन से उसी में से क्वेश्चन बनाता है नेक्स्ट ईयर, है ना। फिर आप परेशान होते हैं कि जो लास्ट पढ़ा उसमें से प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं आया। आपके पास जो 3 गलत ऑप्शन है ना, उसमें पॉसिबिलिटी है कि अगले साल क्वेश्चन बनेगा, बट जो सही ऑप्शन है वो सबने पढ़ा है, अगले साल उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। यूपीएससी का भी यही मेथड चलता है। वो प्रीवियस ईयर में अगर आप देखते हैं तो चारों ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, एक की नहीं पढ़नी है। गलत ऑप्शन ही आपके अगले साल का सही ऑप्शन होगा, रियलिटी है ये। क्योंकि अब हर साल क्वेश्चन जहां से आप नए फ्रेम कर सकते हैं, वही चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल आप प्रीवियस ईयर लेते हैं 1979 का, 1979 से लेकर अभी तक जितने पेपर हुए 50 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप सिर्फ उसमें से जो सही ऑप्शन है उनको देखते हैं, टिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर राइट ऑप्शन पढ़ा, उसके बाद फिर आप उसके पीछे हिंट सॉल्यूशंस में जाते हैं, वहां पे फिर राइट ऑप्शन पढ़ते हैं। ट्राई करें कि गूगल करिए जो रॉन्ग ऑप्शंस थे, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन ही आपका अगले साल के लिए ऑप्शन बनेगा। इससे क्या होता है, आपका जिसको बोलते हैं आपकी ऑप्टिमम यूज हो जाता है पूरे रिसोर्स का। और उसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जो गलत ऑप्शन भी अगर आपने किए तो आपका एक ब्रॉड माइंडसेट रहता है कि गलत भी आता है, सही भी आता है, और उससे आपकी ट्रिपल आपकी जो होती है तैयारी हो जाती है, क्योंकि 3 गलत भी कर रहे हैं आप आगे, है ना। जो गलत वाले हैं उनको भी आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गलत ऑप्शन में डाला गया है ना, उसका भी कोई सिग्निफिकेंस है। सिंपल समझिए, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं जब आप एलिमिनेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट पार्ट किया, जिसमें आप, फर्स्ट पार्ट का मतलब होता है अपना पेपर पूरा बदला, उसमें आप देख रहे हैं ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, फिर 100 से दोबारा बैक आते हैं, फिर आपको जो बिल्कुल 100% श्योर होता है आप उसको टिक करते हैं। सेकंड जो चलता है उसमें फिर आप 100 से पीछे आते हैं 1 पे, फिर आप दोबारा देखते हैं कि 50-50 किसमें। फॉर एग्जाम्पल केबीसी में जैसे चलता है, तो उसमें आप देखते हैं कि 60-40 कितना है, फिर 80-20 कितना है। 80-20 आपको बताता है कि बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। 60-40 में भी आप रिस्क लेते हैं, 50-50 में तो लेते ही हैं, वो तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज पे आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। तो 50-50 जो है वो भी 100% हो जाए श्योर, उसके लिए आपको ये जितने भी पुराने पेपर्स में पुराने ऑप्शंस जितने भी हैं रॉन्ग ऑप्शन वो भी करने हैं। दूसरा पेपर आपका एनालिटिकल क्यों रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आपको करवाए, एनारोबिक एरोबिक जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं, राइट। आपने ये दोबारा पढ़े, फिर एग्जाम में गए, एग्जाम में आपको बहुत प्रेशर है, आपको ये स्पिरुलिना और रोडोस्पिरुलियम भी सेम लगेगा। दूसरी बात नोस्टॉक, ये भी आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ा है पर पता नहीं इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। दूसरी बात, वहां पे एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, और सवेरे सवेरे कोई मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, उसके बाद दोबारा सोच रहे भगवान प्लीज कुछ हो जाए, पर वो इसलिए होता है क्योंकि ये ऑब्वियस है। आपको अगर नॉर्मल एकेडमिक्स का पेपर देना है, जब भी आपको डर होता है ना पेपर है, वो एक अलग ही हलवा बना रखा है हमने
कि पेपर है और डरते हैं, पर उसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपने जितने भी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना बेटर है। इसलिए बोलते हैं फुल लेंथ टेस्ट लगाइए या फिर सेक्शनल टेस्ट लगाइए, मतलब पहले एनवायरनमेंट के कर लिए फिर पूरा फुल लेंथ टेस्ट दिया, टेस्ट ज्यादा देने हैं। क्योंकि हम पढ़ते रहते पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें टिक कैसे करना है ना, एंड मोमेंट पे हमें ये नहीं पता होता कि ऑप्शंस को कैसे एनिमुलेट करना है। अब आपके पास जो आप देखते हैं कि क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो 60-40 चलता है ये इसी तरह से चलता है कि सारे ऑप्शंस एक दूसरे के साथ एलिमिनेट हो रहे होते हैं। अगर आप बोलते हैं कि ए सही है तो आपके दिमाग में दूसरा बोलता है कि सी गलत, सी भी सही हो सकता है। फिर आप जब सी और बी दोनों में से कंफ्यूज होते हैं तो डी एंड आपका जो बी है उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि नहीं यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो सबकॉन्शियस कहता है, जो सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी है उसके हिसाब से जो फर्स्ट टाइम आपको लगता है कि ये सही है ना, वो सही ही है ना। उसके बाद अगर आपने सेकंड चांस लिया और आपने बोला बी या सी, फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पहली बार में आपको वही हिट करता है सही ऑप्शन, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा सुना या कहीं देखा है, राइट। तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, बट वहां पे ये सबकॉन्शियस थ्योरी नहीं चलानी है कि मेरा मन तो कर रहा है यही है पर एग्जामिनर का मन कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, पर जब आपके पास एमसीक्यू आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। रिलेटेबल डालता है एग्जामिनर भी, रिलेटेबल ही ऑप्शन डालता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका एक सही ऑप्शन है ना, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे अगर आपसे बैक्टीरिया पूछ रहा है तो बीच में कुछ एक वायरस भी डाल देगा, वो नाम है ना, कुछ एक आपके डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स के नाम डाल देगा, प्रोटोजोआ के नाम डाल देगा, बट कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। सो रिलेटेबल होते हैं ये ऑप्शन, उसको गलत मत समझिए, उसको ये समझिए कि अगर सही है तो सही के साथ रिलेटेबल है, मतलब टॉपिक सेम से डाला जाएगा। अब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, वहां पे आपसे एटमोस्फेयर में गैसेस कितनी ये तो ना पूछ लेगा, आपसे रिलेटेबल ऑप्शन पूछेगा। नाइट्रोजन के ही, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के ही कंपोनेंट्स पूछेगा ना आपसे, कार्बन के थोड़ा ना डाल देगा कि इसमें से कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, तो उसमें CO2 CH4 तो ना लिख देगा। आप तो इजीली उसको देख लेंगे कि जहां पे बात ही नाइट्रोजन की हो रही है तो वहां पे नाइट्रोजन ही डालेगा, वो तो रिलेटेबल डालेगा। जैसे कि अभी हम कह रहे थे NH3 एंड NH4, तो उसमें आपको 50-50 लगता है कि यार NH4 भी सुना है, अमोनियम होता है या अमोनिया होता है, तो उसमें रिलेटेबल डालेगा। रिलेटेबल का मतलब क्या कि उस टॉपिक को थोड़ा और ज्यादा दोहरा लो, सो दैट आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आप लिखिए नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन। नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन ये थ्योरी आपको पता कब लगानी है, जब आपके एग्जाम का 1 महीना रह जाएगा और आपको पता है कि सिलेबस है या नहीं, आपको पता होता है कि आपने कितना कंप्लीट किया है। उस टाइम पे ट्राई करिए कि जितने ज्यादा एमसीक्यू कर पाए करें, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं मेथड की, चारों ऑप्शन को ही आगे पढ़ना है। उससे पता क्या फायदा होगा, आपने भले ही कुछ एक चैप्टर नहीं किए होंगे, बट कहीं ना कहीं जिन चैप्टर को आप छोड़ चुके हैं उसमें से अगर कोई ऑप्शन है तो आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे, कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि पूरी किताब लक्ष्मीकांत है, चाहे इन्वायरमेंट की पूरी शंकर आईएएस पढ़ने लगोगे तो मुश्किल होगा, बट अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे उसमें जो उनके रिलेटेबल ऑप्शंस है उनको पढ़ेंगे तो इजीली है कि उसमें क्या होगा, सिंपल। फॉर एग्जांपल आपने शंकर आईएएस की किताब खोली, बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ है। अब उसमें से आपने देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, यूट्रोफिकेशन के ऊपर आपके पूरे क्वेश्चन आया है। अब आपने वहां पे ऑप्शन देखा, उसी ऑप्शन से आप पहुंच जाएंगे नाइट्रोजन या फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आप पहुंचेंगे नाइट्रोजन पे, तो आप नाइट्रोजन साइक्लिंग पूरी पढ़ लेंगे। तो उससे फायदा क्या है कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। खाली ऑप्शन ही नहीं पढ़ना है, उसके साथ जो टॉपिक रिलेट करता है वो पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए, ताकि आपके इस एग्जाम में अगर आए तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। सो आप नेक्स्ट लिखिए नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन इज गिवन बाय द डेथ एंड डिके of the organisms. Nitrogen or nitrates is given by the death and decay of the organisms, comma, burning of the fossil fuels, fossil fuels को जब आप जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को जब आप जलाते हैं, पेट्रोल फ्यूल जो भी है, तो उससे क्या निकलता है,
नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये नाइट्रेट की फॉर्म में है। सो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, फुल स्टॉप, एज ऑर्गेनिक वेस्ट is in the form of, as organic waste is in the form of urea or uric acid, as organic waste is in the form of urea and uric acid, as organic waste is in the form of urea and uric acid, which may be again converted into ammonia, or released back into the atmosphere, full stop. The process of releasing nitrogen back into the atmosphere, is done by the process of releasing nitrogen back into the atmosphere is done by denitrifying bacteria which are known as Pseudomonas, or Thiobacillus, सिंपल कह रहे हैं कि जितने भी डेथ एंड डीकम्पोजिशन होती है एनिमल्स की, ऑर्गेनिक मैटर की, उससे नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन की फॉर्म में निकलता है। दूसरा, जितना भी ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उसमें से भी यूरिक या यूरिया निकलता है। अब ये यूरिक या यूरिक एसिड जो है, इसको अमोनिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ये अगेन इट विल रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर, तो ये दोबारा एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाएगा। अब ये जो डीनाइट्रिफिकेशन हो रही है, राइट, इसको दोबारा वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ने का जो काम कर रहा है बैक्टीरिया, दैट इज स्यूडोमोनास या फिर थियोबैसिलियस। बीटी साइड में यूज किया जाता है ज्यादातर, सो थियोबैसिलियस में भी यूज किया जाता है। बाकी हमने बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़े हैं अभी तक, राइट। सो थियोबैसिलियस जो है, ये जितनी भी फालतू की कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी फालतू की नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को अगेन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा और अगेन वही प्रोसेस चल पड़ेगा। फिर अगेन ये नाइट्रोजन हवा में से अमोनिया, अमोनिया में से नाइट्रेट्स, फिर प्लांट्स में, फिर एनिमल्स में, फिर ह्यूमंस में या एनिमल्स में, फिर अगेन सॉइल से अगेन वापस जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलता रहता है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं साइकिल। ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये बार बार चलता रहता है और सेंचुरीज हो चुके हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यूटी में चल रही है, जैसे कि कार्बन साइकिल में था। अब एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, जो इतना कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, इसका कोई एप्लीकेशन होना चाहिए। अब आप तैयारी कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है? जॉब मिलना चाहिए, अच्छा जॉब मिलना चाहिए, अफसर लगने चाहिए, अफसर, ऑफिसर नहीं अफसर। तो लिखिए एप्लीकेशन क्या है? नाइट्रोजन पोल्यूशन इज बिकमिंग अ मेजर चैलेंज। Nitrogen pollution is becoming a major challenge nowadays. Nitrogen pollution is becoming a major challenge nowadays. आजकल नाइट्रोजन का जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम बन रहा है नाउअडेज ड्यू टू अगेन वही बात, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास burning of fossil fuels and biomass burning of fossil fuels and biomass burning, which may be due to natural forest fires, which may due to natural forest fires, नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स। कहाँ हुआ इस बार फॉरेस्ट फायर? यूएस में हुआ पहली बार, है ना? ऐसे ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर कॉमा लगा के लिखिए झूम कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। Due to burning of fossil fuels, biomass, which क्या लिख रहे थे आप? Which may be due to natural forest fire, झूम cultivation, comma, vehicular and industrial pollution. झूम कल्टीवेशन क्या है? ये कहाँ किया जाता है पता है आपको? बस जिनको नहीं पता है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक स्टेट्स क्या करते हैं, वहां पे ये एक बार खेती करते हैं, उसके बाद उस खेत में आग लगा देते हैं, तो उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, फिर अगले साल दोबारा खेती करते हैं। तो ये पहले स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं कि पहले यहाँ से खेती उगाई जाएगी, फिर उसको जला दिया जाएगा। तो उससे भी बहुत सारा नाइट्रोजन बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में, और जो हम पेट्रोल फ्यूल यूज करते हैं उससे भी। आगे लिखिए व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो औद्योगिक और वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है वो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बढ़ा देता है, जिससे नाइट्रोजन का पोल्यूशन बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स। फिर फुल स्टॉप लगाइए, उसके बाद लिखिए एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। Excessive use of fertilizers can lead to क्या हो गया इधर? एक मिनट, बड़े मैसेज आए हैं। अरे आपस में बातें मत किया करो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स लाइकेंस भी है, हाँ लाइकेंस भी है, यू आर राइट सर। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करवा देंगे आपको एक प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अशनाम पाल, आप क्या फॉरेस्ट्री से हैं? आपको आईपीएस की तैयारी करनी है, फॉरेस्ट सर्विस की, नॉलेज इंप्रूव होती है। एग्रीकल्चर, अच्छा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं आप? जी हाँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हरविंदर को, और आपको मिल जाएगा ये आपके ऐप के ऊपर ही। सर इंग्लिश आगे पंजाबी सब्जेक्ट भी हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं राजेश? आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके पूछिए, किस चीज का गाइडेंस चाहिए आपको? ड्यू टू एक्सेसिव एप्लीकेशन या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स which can lead to leaching of soil comma biomass dumping and sewage dumping, biomass dumping and sewage dumping are the major challenges of nitrogen pollution
along with population explosion, along with population explosion that is जनसंख्या विस्फोट, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, population explosion and aviation industry, एविएशन मतलब जहाज, सुपरसोनिक जेट्स जो हैं ये भी बहुत सारी नाइट्रोजन छोड़ते हैं, क्या यूज करते हैं, नाइट्रस। सो इसी करके ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन पोल्यूशन फैलता जा रहा है। अब आप लिखेंगे हेडिंग डाल के इफेक्ट्स, इसके इफेक्ट क्या हैं, नाइट्रोजन पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हैं। सबसे पहले तो एसिड रेन, फर्स्ट इज एसिड रेन। एसिड रेन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये नाइट्रोजन पोल्यूशन। एसिड रेन, एसिड रेन। सेकंड लिखिए फोटोकेमिकल स्मोक। इफेक्ट्स में एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मोक। थर्ड इज यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन और एल्गल ब्लूम, ये आगे आएगा टॉपिक। एल्गल ब्लूम मींस, एक को लिखिए ग्लोबल वार्मिंग, ये तो सब जगह लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा लिखिए आप ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। नेक्स्ट टॉपिक इज बायो टॉयलेट्स। नेक्स्ट इज बायो टॉयलेट्स। ये नाकामी रही है सरकार की कि बायो टॉयलेट्स को पहले उन्होंने स्टार्ट किया, 600 करोड़ रुपीस का टोटल बजट बनाया, डीआरडीओ की लैब के साथ मिलकर उन्होंने इसको बनाया। अच्छा था, बट उसके हम देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, 2019 में ही आया था ये बायो टॉयलेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे हर एक सब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ इशू, कोई कन्वेंशन चलता रहेगा। सो हमारे साथ जो इशू है अभी दैट इज बायो टॉयलेट, क्योंकि हमने देखा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ना, सो उसी में से आ रहा है कि हमने इसको दोबारा से कन्वर्ट करके कैसे एयर का पार्ट बनाना या फिर एटमॉस्फेयर का पार्ट बनाना है। सो नेक्स्ट लिखिए आप बायो टॉयलेट, लिखना पड़ेगा ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली टॉयलेट सिस्टम, एनवायरमेंट फ्रेंडली toilet system, environment friendly toilet system in which human waste is taken up into the chamber, in which human waste is taken up into the chamber known as digester tank, digester tank in which high quality anaerobic bacteria, high quality anaerobic bacteria will break down the organic waste,
high quality bacteria will break down the organic waste with less water and gives out methane and water vapor and water vapor as an byproduct full stop. The water that comes out from an biotoilet is treated. The water that comes out from biotoilet is treated, which is 98% clean, and free from any type of pathogens. Which can also be used as for drinking purpose. Which can be used for the drinking purpose also. DRDO की लैब ने जब ये प्रोजेक्ट किया तो DRDO के एक साइंटिस्ट ने वो पानी पिया भी था, पी के दिखाया उसने, कहते दिस इज 98% क्लीन, देयर इज नो पैथोजन। लैब में टेस्ट किया, सो उस टाइम बड़ा मजाक बना था सरकार का कि क्या काम कर रहे हैं, उसको जरूरी पीना था, उसको आप एग्रीकल्चर में यूज कर लेते, इरिगेशन में। सो विच कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस एज वेल एज पर DRDO। मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल भी किसी पानी को ऐसे मत पीजिए बिना चेक किए हुए। ड्रिंकिंग पर्पस एज वेल। Full stop, paragraph change. Some of the solid residue from the biotoilet, RESIDUE, some of the residue from the biotoilet can be used for the construction activities. Some of the solid residue from the biotoilet can be used for the construction activities. बट ये सबका सा फेलियर रहा था सरकार का, क्योंकि चला ही नहीं है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम था बट चला नहीं। अब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वैक्यूम टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, वैक्यूम टॉयलेट्स सबकी शक्लें अजीब सी हो जाती है जब ये टॉयलेट वाला सब्जेक्ट पे आता हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा ह्यूमन वेस्ट का प्रॉब्लम है इंडिया में। अभी मैं जगहों के नाम नहीं लेना चाहता। सबसे पहले ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। सो कई जगह तो बुरा ही हाल है। सो इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप बातें कर रहे हैं वंदे भारत की, बुलेट ट्रेन की, पर आपके ट्रैक गंदे पड़े हैं, है ना। सो ये एक टाइप से दब्बा होता है सरकार के ऊपर, है ना। सो इसीलिए इस चीज को, और मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो प्रोसेस है उसको भी हटाया जा सकता है इससे। सो आप लिखिए वैक्यूम बायोटॉयलेट्स या वैक्यूम बायोटॉयलेट्स आर नाउ बीइंग इंस्टॉल्ड इन इंडियन रेलवेज। Vacuum biotoilets are now being installed in the Indian railways because it uses very less amount of water, as comparison to bio toilets.
एज कंपैरिजन टू बायो टॉयलेट्स। तो वैक्यूम टॉयलेट्स अभी ज्यादा चल रहे हैं। वंदे भारत है, चाहे जो भी आपकी शताब्दी है, दुरंतो है, सब में ये वैक्यूम टॉयलेट्स ही अभी यूज कर रहे हैं। अब बेनिफिट्स मैं नहीं लिखाऊंगा, ये सब चीजें बेकार की। किससे बैड स्मेल नहीं आएगी, कॉकरोच और फ्लाइज का जो खतरा है कम हो जाएगा, है ना, क्लॉगिंग नहीं होगी सीवेज की, गंदी ऑर्डर नहीं आएगा, गंदी गंध नहीं आएगी, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होगी, और ये कहीं ना कहीं आपके रेलवे का जो स्तर है उसको अच्छा बनाएगी। सो ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक पॉइंट्स हैं। अब आप नाइट्रोजन के लिखिए एक छोटा सा पॉइंट, कोलंबो डेक्लरेशन। कोलंबो डेक्लरेशन वैसे कंप्लीट हो चुका है, बट मैं फिर भी सोच रहा हूँ 10 मिनट है, वाई टू वेस्ट। इसके बाद टेस्ट है आपका 11:30 तक की क्लास, 11 बजने वाले ना, हाँ आधा घंटा है। नेक्स्ट लिखिए कोलंबो डेक्लरेशन। कोलंबो डेक्लरेशन, Colombo Declaration. It is a roadmap given by the UNEP. It is a roadmap given by the UNEP, that is United Nations Environment Program. It is an roadmap given by UNEP, United Nations Environment Program, for sustainable management of nitrogen pollution. It is an roadmap given by the UNEP for sustainable management of sustainable management of nitrogen pollution. Nitrogen pollution. It is a part of campaign. It is a part of campaign. It is a part of campaign Nitrogen for Life. It is a part of campaign Nitrogen for Life. सिंपल कोलंबो डेक्लरेशन, कोलंबो एक टाइप से ये समझौता हुआ, जहां पे डेक्लरेशन में इन्होंने कहा कि जो यूएनईपी है वो चाहता है कि जितने भी नाइट्रोजन का पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज किया जाए, उसको रिड्यूस किया जाए, सो दैट जो हमें नाइट्रोजन चाहिए होती है फॉर लाइफ, लाइक प्रोटीन्स हमें चाहिए। सो इन्होंने एक कैंपेन चलाया था, अभियान चलाया था, नाइट्रोजन फॉर लाइफ, टू रिड्यूस reactive nitrogen with technical support from INMS, which is International Nitrogen Management System, International Nitrogen Management System, which is a joint initiative of UNEP and INI, which is an initiative या फिर joint initiative of UNEP and INI, that is International Nitrogen Initiative. International Nitrogen Initiative, full stop. INI is an international program. INI is an international program set up in 2003.
INI, that is International Nitrogen Initiative, is an international program set up in 2003 by SCOPE, SCOPE. By SCOPE, SCOPE की भी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी. SCOPE, that is Scientific Committee on the problem of environment pollution. Scientific Committee on the problem of environment pollution and future Earth. और फ्यूचर अर्थ जो है एक साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन है वर्ल्ड वाइड. पूरे विश्व भर में साइंटिस्ट ने खुद की एक कोलैबोरेशन बनाई है जिसका नाम रखा फ्यूचर अर्थ. सो कोलंबो डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा कि यूएनईपी को सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना चाहिए हमारे नाइट्रोजन पोल्यूशन का, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसको बचा के रखना है, इसका पोल्यूशन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक कंट्रोल्ड वे में चलना चाहिए. ऑल्सो जैसे हमने कार्बन में देखा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में चाहिए पर इतनी भी नहीं चाहिए कि वो ग्लोबल वार्मिंग कोज कर दे, इतनी कम भी नहीं चाहिए कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए. सो इसी में ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन फॉर लाइफ करके इन्होंने इनिशिएटिव चलाया ताकि जितने भी आपकी हाईली रिएक्टिव नाइट्रोजन है उसको टेक्निकल सपोर्ट लिया जाए INMS, दैट इज इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम से, और UNEP और INI, दैट इज इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, ये इसमें हेल्प कर रहे हैं. ऑल्सो स्कोप, दैट इज साइंटिफिक कमिटी ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, और फ्यूचर अर्थ, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होकर नाइट्रोजन पोल्यूशन को बिल्कुल मिनिमाइज करना चाहते हैं. सो अब मेरे को इसमें देखना है कि रहता क्या है. फोटोकेमिकल स्मोक और ये सब यूट्रोफिकेशन है वो जो हम कल करेंगे. बाई टॉयलेट्स तक कंप्लीट हो गया. हाँ जी, INI की 2003. यूट्रोफिकेशन कल करवाता हूं आपको. फॉस्फोरस और सरफेस साइकिल छोटे पार्ट्स हैं, ये कल हो जाएंगे. अभी आप टेस्ट दीजिए. आप अपना ऐप ओपन करिए, ऐप के ऊपर असाइनमेंट में आपका टेस्ट अपलोडेड है. जिनका फर्स्ट लेक्चर है आपको टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट अपलोडेड है. धन्यवाद. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी टेस्ट अपना अटेम्प्ट करिए. टेस्ट में आपके 10 MCQs हैं, 2 मेंस के क्वेश्चंस हैं. मेंस के क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं, 200 वर्ड्स की लिमिट है. और ट्राई करें आप शॉर्ट टू शॉर्ट लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, कंटेंट सही होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए. आपको PDF फॉर्म में उसको अपलोड करना है आपके असाइनमेंट पोर्टल पे, ताकि मैं इजीली उसको पढ़ पाऊं. और अगर आप टॉप 3 परफॉर्मर्स में से आते हैं, है ना, सो आपकी प्रतिभा का सबको ज्ञान बांटा जाएगा, है ना. सबको जो है टॉप 3 जो पेपर्स होंगे सबके सामने, मतलब सबके साथ शेयर किए जाएंगे. ट्राई करिए, टू द पॉइंट रहिए, कंटेंट आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, राइट. शीट्स कम भरिए पर टू द पॉइंट लिखिए. एनवायरमेंट और साइंस में आपके पास टू द पॉइंट ही मार्क्स मिलते हैं, राइट. टू द पॉइंट वही है, जो चीजें हैं उन्हीं के ऊपर लिखना है आपने. सो अटेम्प्ट करें इसे और अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना है. डेडलाइन आपकी है इस संडे तक. संडे क्या, सैटरडे तक सबमिट कर दीजिए ताकि मैं इनको संडे तक चेक कर पाऊं, राइट. तो आप सैटरडे तक इसको सबमिट कर देना. बट मैं चाहता हूं कि आप आज साथ के साथ ही कर दें. ऋतु रानी, आकाशदीप कौर, रविंद्र बराड़, बहुत अच्छे. सो अभी के लिए मैं लाइव बंद कर रहा हूं, आप अपना पेपर यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा. अगर कोई और इशू है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं. 5 मिनट में देख रहा हूँ यहाँ पे, अब उसके बाद लाइव क्लोज कर दिया जाएगा.
अगर आपकी सेकंड क्लास है संतोष रानी, आप ऐसा करिए जितने भी आपके पुराने लेक्चर्स रहते हैं उनको कंप्लीट करिए, बैकलॉग में जितने भी हैं, और उसके बाद फिर इसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे आप। टेस्ट मत कीजिए अभी के लिए, आप जो है जो आपका बैकलॉग में रह गई क्लासेस वो कंप्लीट करो। जैसे अब यहाँ पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन में भी स्टूडेंट्स न्यू आए हैं तो उनको टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। और कल जो हम करेंगे क्लास में उसका टेस्ट नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लास होगी वेडनेसडे को, तब उसका टेस्ट होगा। मतलब जो कल हमने करना है, आज का और कल का टेस्ट होगा नेक्स्ट वेडनेसडे। पीडीएफ में दे भी दूं आपको, फिर आप आते नहीं हैं। पीडीएफ तो तैयार है, पीडीएफ तो तैयार है। एक आपकी ऐप के ऊपर भी आई थिंक साइंस एंड टेक के कुछ एक नोट्स हैं, कुछ एक नहीं है अभी तक अपलोड नहीं हुए, वो भी अपलोड करवा देंगे। डायरी संभाल के रखना नोट्स की, कुछ एक पेज के ऊपर भी लिख रहे हैं, अपने नोट्स संभाल के रखना, मुश्किल हो जाएगी। पीडीएफ ट्राई करते हैं, जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक आप थोड़ा लेक्चर लगा लीजिए, पीडीएफ से सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। ऐसा लगता है कि बस पीडीएफ दे दी, अब सारा का सारा ज्ञान अर्जित हो चुका है। ज्ञान अर्जित करने के लिए क्लास लगानी पड़ेगी, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ दुनिया भर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो पीडीएफ टिल द टाइम अच्छी नहीं है जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। थैंक यू आकाशदीप। सो अभी क्लास आपकी ऑफ कर रहे हैं ऑनलाइन, बाकी आप अपना टेस्ट सबमिट करें। सैटरडे आपका डेडलाइन है। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, फाउंडेशन पंजाब नहीं, सॉरी फाउंडेशन पंजाब नहीं, सर्वर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे देख लो लेक्चर्स जितने भी आपके रह गए। सर्वर फाउंडेशन पंजाब लिखिए, आपको उसमें मिल जाएगा। हाँ जी, आप अपने लेक्चर पहले कंप्लीट करिए संतोष रानी।